उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक जगह पड़ती है मुबारकपुर, और मुबारकपुर में ही एक छोटा सा गांव पड़ता है इब्राहिमपुर। और इब्राहिमपुर में आज जब पुलिस एक घर में पहुंचती है, एक घर के दंपत्ति के लोगों से मिलने की कोशिश करती है, आसपास के लोग पुलिस को बुलाते हैं और जैसे ही पुलिस घर के अंदर एंट्री होती है तो देखती है अलमारी खुली हुई होती है, कपड़े बिखरे हुए होते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स फैले हुए होते हैं और एक बेड पर एक महिला बेड से नीचे गिरी हुई होती है। बेड पर एक छोटा सा 3 या 4 महीने का बच्चा रहता है और दूसरी तरफ एक 10 साल की लड़की गिरी हुई रहती है जिसके नीचे के कपड़े नहीं होते हैं। उस महिला के भी नीचे के कोई भी कपड़े नहीं होते हैं और उसे एक चद्दर से ढका गया होता है और एक व्यक्ति घर के बाहरी हिस्से में गिरा हुआ होता है। यानी कुल 3 लोगों की मौत इस पूरे घर में हो चुकी होती है और एक 4 साल का बच्चा जो गंभीर रूप से घायल होता है। इस पूरे घर का ये घटनाक्रम देखकर पुलिस चौंक जाती है और चौंकते हुए वो बस ये सोचने की कोशिश करती है कि आखिर वो कौन से चोर आए जो इस परिवार को इतनी बेरहमी से मार डाला। क्योंकि पुलिस जब देखती तो उन्हें लगता कि उनके सर पर किसी ईंटे या हथौड़े से मारकर उनकी जान ली गई है। और ये सब देखने के बाद पुलिस काफी चौंक जाती है और सारे बॉडी को अपने कस्टडी में लेती है। उनका बाकायदे पंचनामा होता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी इतनी खौफनाक होगी, यकीन मानिए, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। क्योंकि मैं जो आज की कहानी आपको बताऊंगा वो सीधे रेपिस्ट की जुबानी होगी। एक रेपिस्ट के दिमाग में क्या चलता है और आगे वो क्या करने वाला है, इन सारी कहानियों को मैं जब एक एक कर आपके सामने लाऊंगा तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी रूह कांप जाएगी कि रेपिस्ट का दिमाग कितना खतरनाक होता है। तो कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो देर ना करते हुए दोस्तों, हम सीधे कहानी पर ही आते हैं। दरअसल दोस्तों, ये कहानी इब्राहिमपुर यानी आजमगढ़ के मुबारकपुर तहसील के इब्राहिमपुर गांव से शुरू होती है। और वहां पर जब पुलिस इन सब कंडीशन को देखती है तो जांच पड़ताल शुरू करती है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकल कर आता है कि इन सारे लोगों के सर पर किसी ईंट से मारा गया है, जिसके बाद इनकी मौत हो गई है। लेकिन एक चौंकाने वाली घटना तब सामने आती है जब पता चलता है कि 10 साल की लड़की एक व्यक्ति और एक महिला के साथ मौत के दौरान और मौत के बाद रेप किया गया होता है। और ये रेप तक 1 घंटे 2 घंटे नहीं, बकायदा 3 घंटों तक किया जाता है और मरी हुई लाश के साथ भी किया जाता है। कुछ इस तरीके की खौफनाक जानकारियां जैसे निकलकर पुलिस के सामने आती है तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कौन था वो दरिंदा जो लाशों के साथ भी संबंध बनाता रहा। और इसका उद्देश्य चोरी का नहीं था, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इस महिला के जिस्म को पाने का था, उस बच्ची के जिस्म को पाने का था और सिर्फ रेप करना ही उसका मेन मकसद था। ये पूरी घटनाक्रम जैसे ही पुलिस को पता चलती है, पुलिस आनन फानन में जांच पड़ताल शुरू करती है। और जब जांच पड़ताल शुरू करती है तो वो कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं फंस जरूर जाता है। और एक सीसीटीवी कैमरे में वो नजर आता है और बाकायदा उसके फोन की लोकेशन ट्रेस की जाती है और आखिरकार उस अपराधी तक पुलिस पहुंचने में कामयाब हो जाती है। जब पुलिस पहुंच जाती है, इसी सोमवार को उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जैसे ही पुलिस उस अपराधी को गिरफ्तार करती है और थोड़ी सी कड़ाई से पूछताछ शुरू करती है तो पूरा कबूलनामा सामने रख देता है। और ये कबूलनामा आपको जरूर सुनना चाहिए क्योंकि यहीं से आप एक रेपिस्ट के दिमाग में चल रहे खौफनाक प्लान की पूरी कहानी जान पाएंगे। दरअसल दोस्तों, ये व्यक्ति
जिसका नाम नसरुद्दीन होता है। नसरुद्दीन कुछ दिनों से एक घर की रेकी करता रहता है और वो जैसे ही उस घर के पास आता, उस वहां पर रुकता, थोड़ी देर तक ठहरता और घर में लगी हुई कुंडी के पास, यानी जो दरवाजे होते हैं वहां पर कुंडी लगती है, वहां जाकर खड़ा हो जाया करता था। फिर आवाजें सुना करता था। एक महिला जो उसे काफी अच्छी लगती थी और वो उसी से संबंध बनाने के लिए तमाम प्रकार की जद्दोजहद कर रहा था। और ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, विगत कई दिनों से वो इस घर की पूरी तरीके से रेकी करना शुरू करता है। अब रेकी करते करते एक दिन उसके दिमाग में ये आता है कि आज मैं इस महिला के साथ चाहे जो हो जाए संबंध तो बनाकर ही रहूंगा। अब वो व्यक्ति घर से निकलता है और एक मेडिकल स्टोर पर जाता है। जब मेडिकल स्टोर पर जाता है तो वहां वो मेडिकल स्टोर वाले से उत्तेजक पदार्थ, मतलब यूं कह लीजिए कि उत्तेजक दवाइयां मांगता है, जिससे वो खा लेता है। और खाने के बाद उसका दिमाग जो सिर्फ और सिर्फ सेक्स चाहता था उस तरफ डाइवर्ट होता है और वो दवाइयां खाने के बाद वो मेडिकल स्टोर से सीधे निकलता है और उसी घर के तरफ बढ़ते चला जाता है। अब जैसे जैसे उसके कदम उस घर के तरफ बढ़ते रहे होते हैं कि रास्ते में किसी ने एक बल्ब जला दिया। अब जैसे ही वो अंधेरी वाले रास्ते से गुजर रहा था, एक बल्ब जल जाता है तो वो चौंक जाता है और थोड़ी देर के लिए उसी जगह पर रुक जाता है। और उस जगह रुकने के बाद थोड़ी देर तक इंतजार करता है। जैसे ही वो व्यक्ति बल्ब ऑन करके घर में अंदर चला जाता है, ये सीधे उस घर के पास पहुंचता है और धीरे से उस बल्ब को निकाल लेता है और उस बल्ब के साथ फिर आगे पैदल बढ़ते चला जाता है और वो अपनी मुकाम पर पहुंच जाता है, यानी जहां उसे जाना रहता है। अब उस घर के सामने वो खड़ा होता है और देखता है कि इस दरवाजे में कुंडी तो लगी हुई है लेकिन ये बंद नहीं है, सिर्फ दरवाजे को लगाया गया है। अब धीरे से वो उसको खोलने का प्रयास करता है तो देखता है कि घर के अंदर सारे लोग सो रहे हैं। पहले पति सो रहा होता है, उसके बगल में उसकी पत्नी सो रही होती है, उसके बगल में उसका एक 4 महीने का छोटा सा बच्चा सो रहा होता है। अब ये देखने के बाद वो बिल्कुल इत्मीनान करता है, बिल्कुल तसल्ली से अंदर घुसता ही है कि तभी दरवाजे के किनारे रखी एक बांस की डंडी होती है जो उसी कुंडी में लगा करके फंसाया जाता था, जिससे दरवाजा बंद हो जाता तो खुलता नहीं। वो गिर जाती है। अब जैसे ही वो गिरता है ये तो चौंक जाता है और पास में ही रखे एक ईंट को उठा लेता है कि तभी उसका पति उठता है और कहता है कि कौन है, ऐसा वो बोलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ता है। अब जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है ये छुप करके उस पीछे से उसके सर पर उस ईंट से 2 बार मार देता है, जिसके बाद तत्काल उसके मुंह से जरा सी चीख आती है और वो वहीं मौके पर गिर के बेहोश हो जाता है। अब ये आवाज सुनते ही वो महिला भी जग उठती है और ये सोचती है महिला कि कौन है। महिला इस व्यक्ति से कुछ कहती, वो व्यक्ति इस महिला से कुछ कहता, उससे पहले इसने उसको भी 2 ईंटें मार दिए और वो महिला वहीं तड़पने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन इसने बाकायदा उसके मुंह में कपड़े डाल दिए और उसके बाद उस चद्दर के नीचे जो बच्चा था उसके ऊपर भी 2 ईंट मारी और उस बच्चे की भी तत्काल उसी जगह पर मौत हो गई। अब इस व्यक्ति के पास वो महिला बची। इसने बाकायदा उस महिला के कपड़े उतारे और महिला छटपटा रही थी एक तरफ और ये व्यक्ति यानी नसरुद्दीन संबंध बनाते जा रहा था। जब संबंध बनाते बनाते वो थक जाता है, वो महिला उसकी विरोध भी करती है, लेकिन उसके सर पर इतनी गंभीर चोटें होती हैं कि वो इस हालत में नहीं होती है कि वो उठकर विरोध कर पाए। वो महिला छटपटाती रहती है और ये व्यक्ति संबंध बनाते रहता है कि तभी अचानक से वो 10 साल की एक घर में लड़की जो होती है वो दूसरे कमरे में सो रही होती है और वो चल कर आती है और कहती है कि मम्मी मुझे पानी दे दो। अब ये पानी की बात सुनते ही ये चौंक कर उधर देखता है और वो बच्ची भी इसके तरफ देखती है और वो कहता है कि चुप हो जाओ, हल्ला मत करो। लेकिन ये बात सुनते ही वो कहती है कि मम्मी चोर चोर चोर। अब जैसे ही वो इन शब्दों को बोलती है ये तुरंत पास में रखा ईंट उठाता है और 2 ईंट
उस लड़की को भी मार देता है, जिसके बाद से वो लड़की वही बेहोश होकर गिरती है। और उसके बाद इसकी माँ को छोड़ करके वो ये दरिंदा उस लड़की के साथ फिर रेप करना शुरू करता है और उसके साथ भी बाकायदा घंटों तक रेप करता है और ये रेप का सिलसिला जारी रहता है। अब जब वो महिला को ईंटें मार देता है तो वो महिला खींचतान छुड़ाने के दौरान में इसके शर्ट पर खून लग जाता है और वो खून साफ करने के लिए वो जब उसका मन इस घिनौनी कृत्य से भर जाती है, उस लड़की का भी रेप कर लेता है, उसकी माँ का भी रेप कर लेता है। उसके बाद वो जो है वहाँ से निकलता है, एक कपड़ा उठाता है और बाहर रखे टब से अपने शर्ट को पोंछता है और उसके बाद बाकायदा अलमारी खोलता है, अलमारी की सारी चीज़ें बिखेर देता है ताकि जो कोई भी देखे उसे ऐसा लगे कि इस घर में चोरी हुई है और चोरों के विरोध के दौरान इन लोगों की मौत हो गई है। पूरा उसने एक खौफनाक प्लान बनाया और ये बनाने के बाद इन सब चीज़ों को बिखेर दिया। बाकायदा बिखेरने के बाद इन पूरी लोगों का एक वीडियो बनाता है, वो वीडियो अपने पास रखता है और यहाँ से निकलकर अपने घर चला जाता है। जब वो घर जाता है तो शायद वो अपने साली या कुछ लोग कहते हैं कि अपनी भाभी को वो वीडियो दिखाता है और वीडियो दिखाने के बाद उसकी भाभी उससे कहती हैं कि तुमने जो ये घिनौना काम किया है इसे तुम्हें ना यहाँ जगह मिलेगी और ना ही तुम्हें जन्नत नसीब होगी। और यही सब बातें सुनने के बाद वो उस मोबाइल को उठाता है और पास में ही बन रहे एक पुल से नदी में मोबाइल को फेंक देता है। और उसके बाद जब पुलिस इस पूरे जगह की CDR निकालती है, इस पूरे जगह को ट्रेस करती है, तो आखिरकार इस व्यक्ति का नंबर आता है और ये पूरी कहानी जब वो बयां करता है, सुनाता है, उसी दौरान कुछ और घटना का भी जिक्र करता है। वो कहता है कि ऐसा ही काम मैंने दिल्ली में भी किया, हरियाणा में भी किया, पंजाब में भी किया और बंगाल में भी किया। और जब पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने ये सब काम क्यों किया, तो उसने सिर्फ और सिर्फ एक जवाब दिया कि मैं सेक्स करना चाहता हूँ। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा था कि वो सेक्स का एडिक्ट हो चुका है। उसे कुछ इस तरीके की बीमारी हो चुकी है कि वो उसके बिना नहीं रह पाता है और वो जिंदा और मुर्दा दोनों तरीके की लाशों के साथ भी संबंध बनाने में उसे जरा सा भी दिक्कत नहीं होती और जिंदा व्यक्ति के साथ भी उसे जबरदस्ती संबंध बनाने में, महिला हो या पुरुष, किसी से भी वो संबंध बना लेता है। और इस तरीके की खौफनाक मानसिकता वाला जब ये नसरुद्दीन गिरफ्तार होता है तो गिरफ्तारी के बाद पुलिस इसकी और गहराई से जांच पड़ताल कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि इसे जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है वो दी जाएगी। लेकिन ये मानसिक रूप से भी थोड़ा सा विक्षिप्त बताया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक रेपिस्ट के दिमाग में चलने वाली खौफनाक कहानी। यकीन मानिए जिसे सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप गई होगी कि कैसे वो महिला जब तड़प रही होगी तो उसके अंदर कामुकता की वो भावनाएं जगी और वो उसके साथ संबंध बना रहा था। तो आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी को हम यहीं समाप्त करें। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।